तो आज हम देखेंगे रोल ऑफ माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ठीक है, तो इसमें ड्यूरिंग फर्मेंटेशन फर्मेंटेशन प्रोसेस जब होती है ना, तो अलग अलग प्रोडक्ट्स तैयार किए जाते हैं, जैसे अल्कोहलिक बिवरेजेस, में जैसे इसमें आएगा वाइन, विस्की, etc। ठीक है, दूसरा ऑर्गेनिक एसिड्स तैयार किए जाते हैं इससे, फर्मेंटेशन प्रोसेस से। क्योंकि हम लोग क्या देख रहे हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन देख रहे हैं, मतलब बहुत भारी मात्रा में, बहुत लार्ज मात्रा में ये प्रोडक्शन होता है, इसलिए इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। तो ऑर्गेनिक एसिड्स भी तैयार किए जाते हैं, विटामिन्स तैयार किए जाते हैं, ग्रोथ हार्मोन्स जैसे गिबरलिन्स के जैसे ग्रोथ हार्मोन्स तैयार किए जाते हैं, एंजाइम्स तैयार किए जाते हैं। ठीक है, और एंटीबायोटिक्स, तो ये सारी जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं, दीज आर प्रोड्यूस्ड बाय फर्मेंटेशन प्रोसेस। ठीक है, फर्मेंटेशन प्रोसेस के लिए माइक्रोब्स ग्रो करना ज़रूरी होता है, और ये जो माइक्रोब्स ग्रो इन लार्ज वेसल्स, बड़े बड़े वेसल्स में माइक्रोब्स को ग्रो किया जाता है, और उन लार्ज वेसल्स को बोला जाता है, दिस लार्ज वेसल्स आर कॉल्ड एज फर्मेंटर। मतलब फर्मेंटर में, बड़े बड़े फर्मेंटर में माइक्रोब्स ग्रो करके ये सब चीज़ों का प्रोडक्शन किया जाता है। ठीक है ना, ये जो फर्मेंटर है, इसका जो मेन फंक्शन है, ये जो फर्मेंटर है इसका मेन फंक्शन ऑफ फर्मेंटर इज टू प्रोवाइड controlled environment for the growth of माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे ना, उनके ग्रोथ के लिए फर्मेंटर एक कंट्रोल एनवायरनमेंट तैयार करता है, जिससे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ है ना, ये बहुत अच्छी तरीके से हो सकती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहलिक बिवरेजेस, मतलब अल्कोहलिक बिवरेजेस इंडस्ट्रियल लेवल पे कैसे तैयार की जाती है। सबसे पहले तो देखेंगे कि बिवरेज मतलब लिक्विड। ठीक है, बिवरेज क्या है, एक लिक्विड है विच इज़ यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग, है ना। बिवरेजेस ड्रिंकिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। एग्जाम्पल है इसके टी, कॉफ़ी, बियर, वाइन। ठीक है, और ये सभी जो चीज़ें हैं, ये क्या है, स्टिमुलेंट है। स्टिमुलेंट मतलब जो हमारे बॉडी को उत्तेजित करते हैं, हमारे बॉडी को रिफ़्रेश करते हैं। आपको पता है ना कि एक हम बहुत ज़्यादा थके हो तो एक कप चाय या कॉफ़ी पी लो तो हम लोग फिर से रिफ़्रेश हो जाते हैं। तो रिफ़्रेश करने वाले जो भी प्रोडक्ट होंगे उनको स्टिमुलेंट बोलते हैं। ठीक है ना, ये जो अल्कोहलिक बिवरेजेस है, ये क्या है, दीज आर द प्रोडक्ट्स ऑफ फर्मेंटेशन, मतलब फर्मेंटेशन से बने हुए प्रोडक्ट्स। ठीक है ना, ये अल्कोहलिक बिवरेजेस है। तो ये जैसे बियर है, वाइन है, ये फर्मेंटेशन के प्रोडक्ट है। और अल्कोहलिक बिवरेजेस हमारे यहाँ इंडिया में
सभी को पता है कि वैदिक पीरियड से ये सबको पता है। वैदिक पीरियड फ्रॉम 5000 टू 7000 BC, मतलब इतना पुराना है ये कि अल्कोहलिक बिवरेजेस के बारे में सबको जानकारी है। फ्रॉम 5000 BC टू 7000 BC। BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। अब इसके लिए कौन सा माइक्रोब्स यूज़ किया जाता है? माइक्रोब्स स्पेशली ईस्ट का यूज़ किया जाता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी। तो ये जो अल्कोहलिक बिवरेजेस है, वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी, इसके लिए, इसके प्रोडक्शन के लिए जो माइक्रोब यूज़ किया जाता है उसे बोलते हैं ईस्ट, ठीक है, ईस्ट। और इसका साइंटिफिक नेम है सैकेरोमाइसिस सर्विसी। सैकेरोमाइसिस सर्वी सैकेरोमाइसिस सर्विसी, ये ईस्ट का साइंटिफिक नेम है। तो इस सैकेरोमाइसिस सर्विसी का यूज़ करके, इस माइक्रोब का यूज़ करके वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी, रम, ये इस टाइप के अल्कोहलिक बिवरेजेस बनाए जाते हैं। सैकेरोमाइसिस सर्विसी को सैकेरोमाइसिस सर्विसी, ये इसका पूरा नाम भी बता सकते हैं हम लोग, जैसे सैकेरोमाइसिस सर्विसी वार इलिप्सोइडिस। इसे कॉमनली ब्रीवर्स ईस्ट बोला जाता है, BRE, ब्रीवर्स ईस्ट, मतलब ब्रीवरेजेस बनाने के काम में आने वाला ईस्ट, इसीलिए इसे ब्रीवर्स ईस्ट बोला जाता है। किसे? सैकेरोमाइसिस सर्विसी को, ठीक है। दिस ब्रीवर्स ईस्ट यूज्ड फॉर फर्मेंटिंग। अब इसका किस लिए यूज़ होता है ब्रीवर्स ईस्ट का, और किस लिए होता है? तो इट इज़ यूज फॉर फर्मेंटिंग माल्टेड सीरियल्स, माल्टेड सीरियल्स जिसमें माल्टोज होता है ना, ऐसे माल्टेड सीरियल्स, फ्रूट जूसेस, मतलब इन चीज़ों को फर्मेंट करने के लिए इस ब्रीवर्स ईस्ट का यूज़ होता है, जिससे कि इथेनॉल का प्रोडक्शन होता है, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल। समझ में आ रहा है? अब ये सब बीवरेजेस है, इसमें से कुछ बीवरेजेस जो है वो डिस्टिलेशन प्रोसेस से तैयार होते हैं, बाय डिस्टिलेशन, और कुछ प्रोडक्ट्स जो होते हैं ये विदाउट डिस्टिलेशन तैयार होते हैं, ठीक है। कुछ प्रोडक्ट डिस्टिलेशन प्रोसेस से, तो कुछ प्रोडक्ट, कुछ बिवरेजेस विदाउट डिस्टिलेशन होते हैं। अब डिस्टिलेशन से प्रोड्यूस होने वाले हैं वाइन और बियर, वाइन और बियर, ये डिस्टिलेशन प्रोसेस से तैयार होते हैं। तो विदाउट डिस्टिलेशन तैयार होता है विस्की, ब्रांडी, रम। सॉरी, विदाउट डिस्टिलेशन वाइन और बियर तैयार होता है, और विथ डिस्टिलेशन तैयार होते हैं विस्की, ब्रांडी और रम, ठीक है। तो ये डिस्टिलेशन प्रोसेस से तैयार होने वाले अल्कोहलिक बिवरेजेस, और ये विदाउट डिस्टिलेशन तैयार होने वाले। अब इन अल्कोहलिक बिवरेजेस के लिए, बिवरेजेस का अगर लार्ज स्केल प्रोडक्शन करना है,
लार्ज स्केल प्रोडक्शन अगर करना है तो इसके लिए ट्यूब्यूलर टावर फर्मेंटर यूज़ किया जाता है। क्या यूज़ किया जाता है? लार्ज स्केल प्रोडक्शन अगर करना है इन अल्कोहलिक बेवरेजेस का तो ट्यूबुलर टावर फर्मेंटर का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे ये दिख रहा है ट्यूबुलर टावर फर्मेंटर। तो ऐसे लार्ज वेसल्स का यूज़ करके अल्कोहलिक बेवरेजेस यूज़ किया जाता है। इसमें ईस्ट का मूवमेंट अच्छी तरह से हो सकता है और प्रोडक्ट्स फर्मेंट होके यहाँ से अल्कोहल मिल जाता है। तो अल्कोहल यानी अल्कोहलिक बेवरेजेस। ठीक है, तो ये है ट्यूबुलर टावर फर्मेंटर। तो बहुत सारे जो ड्रिंक्स है, ट्रेडिशनल ड्रिंक्स और फूड जो होते हैं वो फर्मेंटेशन के थ्रू बनाए जाते हैं बाय ईस्ट। बहुत सारे ऐसे ट्रेडिशनल ड्रिंक्स हैं जैसे कोस्टल रीजन में, जो साउथ इंडिया के कोस्टल रीजन में बनते हैं, वो शुगर सैप को फर्मेंट करके बनाए जाते हैं और ये शुगर सैप एक्सट्रैक्ट की जाती है पाम प्लांट्स और कोकोनट प्लांट से। तो कोकोनट प्लांट और पाम प्लांट का यूज़ करके शुगर सैप एक्सट्रैक्ट की जाती है और उस शुगर सैप को फर्मेंट करके ट्रेडिशनल ड्रिंक्स बनाए जाते हैं। ठीक है, आपको पता ही होगी कि जो फेमस वाइन है गोवा की, गोवास फेमस वाइन, जो गोवा की फेमस वाइन है उसे ट्रेडिशनली फेनी बोला जाता है, फेनी। ठीक है, एंड दिस फेनी इज मेड बाय फर्मेंटिंग fleshy pedicels of cashew जो काजू के फ्लेशी पेडिसिल्स होते हैं ना, उसे फर्मेंट करके गोवा की फेमस वाइन फेनी बनाई जाती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहलिक बेवरेजेस। तो अब हम देखेंगे प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स। तो ऑर्गेनिक एसिड्स बनाने के लिए भी माइक्रोब्स का यूज़ किया जाता है। माइक्रोब्स आर यूज्ड फॉर कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स। अब ये जो ऑर्गेनिक एसिड्स है ये डायरेक्टली ग्लूकोज से बनाए जाते हैं। ग्लूकोज यानी एग्जाम्पल ग्लूकोनिक एसिड। ठीक है, डायरेक्टली ग्लूकोनिक एसिड से बनाए जाते हैं, या तो फिर जो पायरुवेट होता है, पायरुवेट या फिर इथेनॉल होता है, इन दोनों का जो एंड प्रोडक्ट है, पायरुवेट और इथेनॉल का एंड प्रोडक्ट, इस एंड प्रोडक्ट से भी ऑर्गेनिक एसिड्स बनाए जाते हैं। ठीक है, कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स फॉर एग्जांपल साइट्रिक एसिड है। तो साइट्रिक एसिड का यूज़ कन्फेक्शनरी में होता है। कन्फेक्शनरी यानी मिठाई बनाना, जैसे बेकिंग डिशेज जैसे केक, पेस्ट्रीज़ वगैरह वगैरह, ऐसे ही जो है ब्रेड, ये कन्फेक्शनरी है। तो इसमें साइट्रिक एसिड, इस ऑर्गेनिक एसिड का यूज़ होता है। ठीक है ठीक है, जैसे साइट्रिक एसिड कन्फेक्शनरी में यूज़ होता है, फ्यूमेरिक एसिड रेजिन्स को वेट करने के लिए, मतलब उसमें सोक करने के लिए यूज़ किया जाता है। ग्लूकोनिक एसिड मेडिसिन में यूज़ किया जाता है फॉर द सोल्युबिलिटी ऑफ कैल्शियम। ठीक है, यहाँ पे कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स दिख रहे हैं और ऑर्गेनिक एसिड तैयार करने के लिए यहाँ पे कुछ माइक्रोब्स के नाम दिख रहे हैं। जैसे साइट्रिक एसिड बनाने के लिए एस्परजिलस नाइगर, ग्लूकोनिक एसिड के लिए एस्परजिलस नाइगर, फ्यूमेरिक एसिड के लिए राइजोपस एरिसस, और एसिटिक एसिड यानी विनेगर बनाने के लिए एसिटोबैक्टर एसिटी। इस टाइप के ये माइक्रोब्स यूज़ किए जाते हैं
इन ऑर्गेनिक एसिड्स को बनाने के लिए। और हमने देखा कि साइट्रिक एसिड कहाँ यूज़ होता है, फिर ग्लूकोनिक एसिड कहाँ होता है। वैसे ही एसिटिक एसिड विनेगर जो होता है ये भी फूड में यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो विटामिन्स के प्रोडक्शन के लिए भी माइक्रोब्स का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इस माइक्रोब्स के द्वारा बाय द यूज़ ऑफ माइक्रोब्स विटामिन्स तैयार किए जाते हैं। लेकिन सिर्फ एक विटामिन तैयार नहीं होता है, एक्सेप्ट विटामिन डी, ये तैयार नहीं होता है। देयर इज़ नो प्रोडक्शन ऑफ विटामिन डी, क्योंकि ये हम मतलब ऑर्गेनिज्म के बॉडी में तैयार होता है। तो कौन से विटामिन्स तैयार किए जाते हैं? तो फॉर एग्जांपल थायमिन, राइबोफ्लेविन, पायरिडॉक्सिन, फॉलिक एसिड, पैंटोथेनिक एसिड, पैंटोथेनिक एसिड, ये सब विटामिन्स के नाम है। ठीक है, बायोटीन, विटामिन B12, एस्कॉर्बिक एसिड यानी विटामिन सी, ठीक है, साथ ही बीटा कैरोटीन, यानी बीटा कैरोटीन यानी प्रो विटामिन ए, इसे बोला जाता है। और है इर्गोस्टेरॉल यानी प्रो विटामिन डी। तो इस तरह के विटामिन्स फर्मेंटेशन टेक्निक से तैयार किए जाते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे कुछ विटामिन्स के नाम दिए गए हैं और उसके लिए कौन से माइक्रोब्स यूज़ किए गए। जैसे विटामिन B2 के लिए न्यूरोस्पोरा गॉसिपी, एरिमोथिशियम एसबी, विटामिन B12 के लिए सूडोमोनास डेंड्रिफिकन्स और विटामिन सी बनाने के लिए एस्परजिलस नाइगर। तो इस टाइप के माइक्रोब्स का यूज़ विटामिन तैयार करने के लिए होता है। तो अब देखेंगे हम प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स। तो एंटीबायोटिक्स भी इसी तरह से इंडस्ट्रियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मतलब माइक्रोब्स के द्वारा तैयार किए जाते हैं। ठीक है, इंडस्ट्रियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोला जाता है उन्हें, माइक्रोब्स को। अब ये कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं? तो लाइक सम माइक्रोब्स लाइक बैक्टीरिया, सम फंजाई और फ्यू अलगी। तो इनके द्वारा एंटीबायोटिक प्रोडक्शन होता है। ये जो एंटीबायोटिक्स होते हैं ना, इनकी थेराप्यूटिक इम्पोर्टेंस होता है, मतलब उपचारात्मक चीज़ों के लिए, जैसे किसी का उपचार करना है, ट्रीटमेंट देनी है उन्हें, तो इन एंटीबायोटिक्स का यूज़ किया जाता है। तो इसकी एक थेराप्यूटिक वैल्यू है, थेराप्यूटिक इम्पोर्टेंस है। ठीक है, साथ ही उपचार के दौरान ये यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज्ड इन मेडिकल ट्रीटमेंट में भी इसका यूज़ होता है। ठीक है, साथ ही अगर ये अब एंटीबायोटिक्स को थेराप्यूटिक इम्पोर्टेंस क्यों है या मेडिकल ट्रीटमेंट में क्यों यूज़ किया जाता है, तो इसका आंसर है कि दीज एंटीबायोटिक्स इनहिबिट growth of other microbial pathogens, मतलब दूसरे जो पैथोजन, डिसीज कॉजिंग पैथोजेंस होता है, उनकी ग्रोथ रोकने के लिए एंटीबायोटिक्स का यूज़ होता है। ठीक है ना,
मतलब ये जो एंटीबायोटिक्स है ये मेडिसिन में यूज़ होता है. सो एंटीबायोटिक्स आर एंटीबैक्टीरियल एंड एंटी फंगल. ये एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल होते हैं. मतलब बैक्टीरिया को मारने वाले और फंगस को मारने वाले, इसलिए एंटीबैक्टीरियल एंटी फंगल होते हैं. तो एंटीबायोटिक्स में ना इम्प्रूव्ड कैपेसिटी होती है टू ट्रीट द डेडली डिसीजेस लाइक, मतलब दीज एंटीबायोटिक्स हैव इम्प्रूव्ड कैपेसिटी. They have improved capacity to treat deadly diseases. ठीक है, इन डेडली डिसीजेस को ट्रीट करने के लिए एंटीबायोटिक्स में बहुत अच्छी कैपेसिटी होती है. और कौन से डेडली डिसीजेस होंगे, जैसे प्लेग है, फॉर एग्जांपल लेप्रेसी है, हुपिंग कफ का मतलब होता है डांगिया खोखला, बहुत खांसी आना. ठीक है, और साथ में डिप्थीरिया. तो ऐसे जो डेडली डिसीजेस है इनको ट्रीट करने के लिए एंटीबायोटिक्स का यूज़ होता है. ठीक है, तो यहाँ पे आप आपके टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं कि एंटीबायोटिक्स जैसे क्लोरोमाइसिटीन ये कौन से माइक्रोब से बनता है. तो स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुएली, इरिथ्रोमाइसिन स्ट्रेप्टोमाइसिस इरिथ्रस, पेनिसिलिन पेनिसिलियम क्राइसोजिनम, स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस, ग्रीसियोफल्विन पेनिसिलियम ग्रीसियोफल्वम, बैसिट्रेसिन बैसिलस लाइकेनिफॉर्मिस, और ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन टेरामाइसिन जिसे बोलते हैं, वो उसका माइक्रोबियल सोर्स है स्ट्रेप्टोमाइसिस ऑरिफिशियंस. ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम. तो एंजाइम जो है ना, इट इज़ वेरी इसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल, हमारे जीने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. और ये मेटाबॉलिक रिएक्शंस में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं. ठीक है ना, मतलब मेटाबॉलिक रिएक्शंस इनके वजह से ही होते हैं, जैसे कि फूड का ब्रेकडाउन होना या फूड का सिंथेसिस होना, ये से जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस है ये एंजाइम की वजह से ही होते हैं. एंजाइम्स जो है ना ये प्रोटीन्स होते हैं, इन्हें बायोकैटलिस्ट बोला जाता है. बायोकैटलिस्ट माने कि जो रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं. ठीक है, उसको मतलब रिएक्शन को ब्रेक करना है या फिर कोई फूड बनाना है, तो ये कैटलिस्ट का काम करते हैं एंजाइम्स. ठीक है ना, तो एंजाइम्स जो होते हैं ना वो बहुत ही जल्दी रिएक्शन को प्रमोट करते हैं, मतलब नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पे ये होता है. ठीक है, बॉडी टेम्परेचर पे, और बहुत ही इफ़िशिएंटली कार्यकुशलता से ये अपना काम करते हैं और इस तरह से रिएक्शन को प्रमोट करते हैं. बहुत सारे माइक्रोब्स जो है वो एंजाइम्स को सिंथेसाइज करते हैं या एक्सक्रीट भी करते हैं लार्ज क्वांटिटी में. तो फॉर एग्जांपल अमाइलेज, सेल्यूलेज, प्रोटीएज, लाइपेज, पेक्टिनेज, स्ट्रिप्टोकाइनेज ईटीसी, इस टाइप के एंजाइम्स माइक्रोब्स द्वारा एक तो सिंथेसाइज किए जाते हैं या फिर एक्सक्रीट भी किए जा सकते हैं, और वो भी लार्ज क्वांटिटी में. तो सेवरल इंडस्ट्रीज़ में भी अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ किया जाता है फॉर स्पेसिफिक एप्लीकेशंस. तो जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री जहाँ पे कपड़े बनते हैं, तो इन माइक्रोब्स का यूज़ होता है टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ फैब्रिक्स. मतलब कपड़ों की क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए इनका यूज़ होता है. पल्प और पेपर इंडस्ट्री में पल्पिंग और ब्लीचिंग के लिए यूज़ होता है. फूड इंडस्ट्री में फर्मेंटेशन प्रोसेस के द्वारा ब्रेड तैयार करने के लिए, ड्रिंक्स लाइक वाइन और बियर तैयार करने के लिए एंजाइम्स का यूज़ होता है.
कुछ बहुत सारे सब्सटेंसेस को एक्सट्रैक्ट भी किया जाता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स, जैसे कैरोटीनॉइड्स को एक्सट्रैक्ट करना, ऑलिव ऑयल को एक्सट्रैक्ट करना। डिटर्जेंट इंडस्ट्री में भी यूज़ होता है। डिटर्जेंट इंडस्ट्री में लाइपेजेस नाम का जो एंजाइम है, इट इज़ यूज टू यूज़ बिकॉज ड्यू टू सुपेरियर क्लीनिंग प्रॉपर्टी। लाइपेजेस में क्लीनिंग प्रॉपर्टी होती है। जो हमारे डिटर्जेंट्स होते हैं ना, उसमें लाइपेजेस नाम का एंजाइम होता है, और वो कपड़ों की ब्राइटनेस भी बढ़ाता है, और कपड़ों पे जो भी स्टेन्स होते हैं उसे रिमूव करने में मदद करता है। इसलिए लाइपेजेस ये एंजाइम का यूज़ डिटर्जेंट इंडस्ट्री में किया जाता है। उसी तरह से एंजाइम्स का यूज़ कॉस्मेटिक्स में होता है, एनिमल फीड में होता है, मतलब एनिमल्स के फीड में भी डाला जाता है, उनके फूड में डाला जाता है। एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री में भी एंजाइम्स का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कुछ एंजाइम्स के नाम हैं, और एंजाइम्स कौन से माइक्रोबियल सोर्स से बनते हैं। तो इन्वर्टेज सैकेरोमाइसिस सर्विसी से बनाया जाता है। पेक्टिनेज बनाया जाता है। स्क्लेरोटिनिया, लिबर्टीन, एस्परजिलस नाइगर, इनसे पेक्टिनेज बनाया जाता है, इनकी हेल्प से। कैंडिडा लाइपोलिटिका से लाइपेज, ट्राइकोडर्मा कोनिकी से सेल्यूलेस। तो इस तरह से माइक्रोबियल सोर्स जो है, इनसे इस टाइप के एंजाइम्स बनाए जाते हैं। अब हम देखेंगे गिबरलिन प्रोडक्शन कैसा होता है। तो गिबरलिन क्या है, एक ग्रोथ हार्मोन है। गिबरलिन इज़ द ग्रोथ हार्मोन जो हायर प्लांट्स और फंगस के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है ना। तो गिबरलिन का फंक्शन क्या है कि इट प्रमोट्स द ग्रोथ बाय स्टेम इलोंगेशन। स्टेम इलोंगेट होता है इससे, मतलब अगर किसी प्लांट में हम गिबरलिन डाल देते हैं तो स्टेम इलोंगेट होने में, स्टेम को लंबा करने में इसकी मदद होती है। और सबसे पहले गिबरलिन जो आइसोलेट किया, वो 2 जापानीज़ साइंटिस्ट ने आइसोलेट किया। ये है दोनों जापानीज़ साइंटिस्ट। ठीक है, दोनों जापानीज़ साइंटिस्ट ने ये आइसोलेट किया, याबुता और सुमिकी ने 1938 में, फ्रॉम राइस सीडलिंग्स इन्फेक्टेड विद द फंगस गिब्रेला फुजिकोरी। तो जो गिब्रेला फुजिकोरी है, ये फंगस, इस फंगस से ये राइस इन्फेक्ट हुआ था। तो इस राइस सीडलिंग से उन्होंने सबसे पहले गिबरलिन को अलग किया, आइसोलेट किया। तो उन दोनों साइंटिस्ट का नाम है याबुता और सुमिकी। ठीक है, अबाउट 15 डिफरेंट टाइप्स के जो गिबरलिन्स है ना, वो अभी तक आइसोलेट किए जा चुके हैं, 15। ठीक है, अब इसके एप्लीकेशंस देखते हैं। एप्लीकेशंस यानी यूजेस गिबरलिन के। गिबरलिन इज यूज टू इंड्यूस पार्थिनोकार्पी इन एप्पल एंड पियर। एप्पल और पियर में पार्थिनोकार्पी इंड्यूस करने के लिए गिबरलिन का यूज़ किया जाता है। पार्थिनोकार्पी मतलब विदाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रूट फॉर्मेशन किया जाता है। ठीक है, गिबरलिन ऑल्सो यूज्ड इन ब्रेकिंग डॉर्मेंसी पीरियड। डॉर्मेंसी पीरियड मतलब रेस्टिंग पीरियड ऑफ सीड, उसको ब्रेक किया जाता है और सीड से प्लांट उगाया जाता है, तो उसके लिए भी गिबरलिन यूज़ किया जाता है। गिबरलिन का यूज़ लॉन्ग डे प्लांट्स में भी होता है, LDP प्लांट्स में भी होता है कि उसमें फ्लावरिंग जल्दी हो जाए, और साथ ही ग्रेप फ्रूट का साइज़ इंक्रीज़ करने के लिए भी गिबरलिन का यूज़ होता है। ठीक है।